ठीक है, कम ऑन। ठीक है, अभी होगा सर, अभी होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी होगा। कॉपी निकाल लिया सबने? सब हो तैयार? आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं साहब। मैंने फोन को रख लिया अपने पास ताकि सबका आंसर मुझे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए पेंडिंग रहेगा, बिकॉज अभी तक हमारा पूरा जो है इंडोर मैनेजमेंट खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रिमेन्स पेंडिंग फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 2 हमने खत्म कर दिया था कल, 1% कंपनी वाला, ये मैंने आपको लिखवा दिया था कल। ठीक है, इन केस किसी का फर्स्ट क्लास अगर है तो मैंने कल करवा दिया था 1% कंपनी, मैंने लिखवा दिया था आपको 2 क्लॉज 62 के तहत। ठीक है, 1% कंपनी। और क्या वो एक सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है? द आंसर इज नो। प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है? यस, इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द ओपीसी कि उसको किस में कन्वर्ट होने का है। क्वेश्चन नंबर 3 तो सर क्या ही बताए सर, आपके लिए फैबुलस क्वेश्चन था। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था जिसमें बहुत जनों ने गलती किया था, जहां पे हमें सेक्शन नंबर 9 का रेलेवेंस मिला था। वैसे तो सेक्शन नंबर 9 इज वाज अ काफी अंडररेटेड सेक्शन, बट हमने इस वाले आंसर को लिखा था लास्ट वाले क्लास में। ठीक है, अगर किसी का भी क्लास मिस हुआ है लास्ट वाला, प्लीज जाके ये क्वेश्चन को कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत जन इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख के आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 वाज डोरमेंट कंपनी। ये डोरमेंट कंपनी मैंने आपको कहा था कि नोट्स से पढ़ना है आपको। ठीक है, ठीक है, जो कि कोई फ्यूचर एसेट वगैरह परचेज कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन थी। फिर एनपीओ वाला क्वेश्चन तो 2-3 बार आया हुआ एग्जाम में, तो एनपीओ यानी कि सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड अफेक्ट्स। ठीक है, अफेक्ट्स वाला पार्ट हमने किया था, रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है, ये सब पार्ट अपन ने लास्ट क्लास में किया था। 7th वाला क्वेश्चन वाज अबाउट शायद चाहिए लेटर करेंगे हम लोग, मैं देख लेता हूँ एक बार के लिए। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। चलो, कई बच्चों को केस स्टडी में दिक्कत है और आज ही हमने फ्रेश पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एवरीबॉडी कम ऑन, पेपर कॉपी निकाल लो भैया, और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7। The articles of association of XYZ Limited provides that the board of directors has the authority to issue bonds, provided such issue is authorized by the shareholders by passing a necessary resolution in the general meeting। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो ये बता रहा है कि बोर्ड के पास पावर है, क्या है? बोर्ड के पास पावर है कि वो बॉन्ड्स इशू कर सकता है। बॉन्ड्स इशू करना मतलब बॉन्ड्स इशू करके पैसा उठाना। ठीक है, जैसे डिबेंचर्स इशू करते हैं ना, वैसे बॉन्ड्स भी इशू कर सकता है कंपनी, बॉन्ड्स इशू करके पैसा उठा सकता है, प्रोवाइडेड वो ऑथराइज होना चाहिए किसके थ्रू? शेयर होल्डर्स के थ्रू इन द जनरल मीटिंग। ठीक है सर, हाँ सर, यस। द कंपनी वाज इन डायर नीड, डायर मतलब बहुत भयंकर नीड ऑफ फंड्स, एंड देयरफॉर इट इशूड द बॉन्ड्स टू मिस्टर एक्स विदाउट पासिंग एनी सच रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में उन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया। आप मुझे बताइए, क्या मिस्टर एक्स जो है, क्या मिस्टर एक्स जो है, ठीक है, यस, सेक्शन 455 वाज गवर्नमेंट कंपनी, वेरी गुड। क्या मिस्टर एक्स जो है रिकवर कर सकता है मनी फ्रॉम द कंपनी? ठीक है, आप मुझे बताइए आंसर। ये था सीए फाउंडेशन आरटीपी 2018 का सवाल। बताइए, क्या कंपनी से पैसा रिकवर कर सकता है? बताइए, कम ऑन एवरीबॉडी, क्या कंपनी से पैसा रिकवर कर सकता है? बताइए सभी लोग। ठीक है, लोगों ने कहा नो, कई लोगों ने कहा यस। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स रीड। ठीक है, कई लोगों ने कहा है। ठीक है, डायरेक्टर तो लायबल वो तो होना ही है, वो तो कंपनी रिकवर करेगा, वो अलग मुद्दा हो गया। देखो, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द एओए एमओए, क्या ये एक्ट ऑथराइज था? क्या ये एक्ट ऑथराइज था बाय द एओए एमओए? द आंसर इज यस। देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, if the act is if the act is authorized by the AOA or MOA, then the outsider dealing with the company is entitled to assume that all the formalities concerned with the act in question have been complied। ठीक है, in regular manner। सर इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर सब कुछ कंपनी का एमओए एओए में है, if it is authorized by the dev, then we'll assume that the company's internal matters will assume, outsider क्या assume करेगा? will assume, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, रुको, यहाँ नहीं, थोड़ा यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, इफ इट इज ऑथराइज बाय द एओए एमओए, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे? ये कंपनी के इंटरनल मैटर्स, कंपनी के क्या बोला मैंने? इंटरनल मैटर्स आर इन ऑर्डर, ये हम अज्यूम करेंगे।
ठीक है, that it is entitled that all the formalities concerned with the act in question have been complied with the company in regular manner, provided he has the knowledge of the formalities mentioned in the MOA AOA. ठीक है, कि प्रोवाइडेड कि उनको अगर नॉलेज पता था, ठीक है, तो अपन लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले सर, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टेड नोटिस, या फिर ऐसा कंपनी प्री अज्यूम्स कि जो मेंबर्स डीलिंग विद द कंपनी हैज रेड द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, दैट मींस एओए एंड एमओए ऑथराइजेस. नंबर 2, इट इज आल्सो अज्यूम्ड कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के तहत कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स जो है दे हैव बीन कंप्लाइड इफ दे हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. यस सर, यस सर. Thus, if the outsider has the knowledge of the contents of these public documents and have understood them in true perspective, देखा, मैंने अभी कंस्ट्रक्टेड नोटिस पहले बोला आपको, ठीक है, इन्होंने बाद में लिखा है, पहले उन्होंने डीओआईएम लिखा, फिर डीओसीएम लिखा है. हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि कंपनी ऐसा अज्यूम करेगा कि कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है दे हैव रेड इट एंड अंडरस्टूड देम विद ट्रू सेंस. ये आपने बोला. फिर एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, if the AOA and MOA authorizes, if the MOA and AOA authorizes, आउटसाइडर ये अज्यूम करेगा कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स आर इन ऑर्डर. Yes, sir. Then, then doctrine offers protection to the outsider and allows him to enforce the state contract against the this one. ठीक है सर. कैसे लिखेंगे हम लोग सर इसमें? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि अगर एमओए ए ऑथराइज करता है तो कंपनी के इंटरनल मैटर्स को हम अज्यूम करेंगे कि ये क्या होगा? इन ऑर्डर होगा. ठीक है. एंड एज पर डीओसीएम क्या है सर? ये अज्यूम कंपनी करता है कि कंपनी ने एमओए एओए पढ़ा है. ठीक है. नाउ सर, इसका केस किससे सिमिलर है? विद रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान, द मोस्ट फेमस केस स्टडी. ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू द केस स्टडी ऑफ द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान, where directors of RRB Limited issued a bond to Turkwan. The AOA empowered directors to issue such bond under the authority of a proper resolution. In fact, no such resolution was passed. कोई resolution ऐसा pass नहीं हुआ था. Notwithstanding that, it was held that T could sue on the pre-assumption of doctrine of indoor management. Thus, it can be concluded, applying the above provisions and the ruling of the leading case, that Mr. X can recover the money from the company, assuming that all the required formalities for passing the resolution have been duly complied. देखो देखो, रेजोल्यूशन का कॉपी तो जब वो चेक करेगा ना, तब वो चेक करेगा जब वो अवेलेबल है. आपके जो मन में डाउट है, कशिश का मेरे हिसाब से डाउट आया था इस केस में, ठीक है, कि भैया भैया रेजोल्यूशन तो पास हुआ ही नहीं था. अब इसमें सर हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि रेजोल्यूशन शायद कोई कारण से होल्ड में होगा, पास हो जाएगा बाद में. आर्टिकल्स में तो लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन पास होगा. रेजोल्यूशन का वक्त नहीं आया होगा अभी तक, उन्होंने मीटिंग करवाया नहीं होगा अभी तक. ठीक है. अभी रिक्वायरमेंट आर्टिकल्स तो ऑथराइज कर रही है रेजोल्यूशन में, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि या तो रेजोल्यूशन पहले ही पास हो गया है या फिर बाद में जाके पास हो जाएगा. ठीक है. तो इसके बारे में कि पास हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में तो उनको पता नहीं होगा. हम तो यही अज्यूम करेंगे कि रेजोल्यूशन पास हो चुका है. नहीं नहीं, पूरा केस स्टडी नहीं लिखना है आपको उनके बारे में. आपको सिर्फ यही लिखना है कि एओए जो है वो एम्पावर करता है डायरेक्टर्स को. ठीक है. इवन इफ द रेजोल्यूशन वाज नॉट पास्ड, वी विल अज्यूम दैट द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स आर इन ऑर्डर. ठीक है. तो हम लोग जो है ऊपर वाले प्रोविजंस को लगा के वी कैन, देखो क्या लिखा हुआ है नॉट, ये वाला पढ़ा ना, ये देखो, ये सब नहीं लिखना है आपको, फालतू लाइंस ये सब नहीं लिखना है. ठीक है. टी कुड सू ऑन द प्रीजम्पशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ठीक है. इंक्लूडेड ये नहीं चाहिए, रूलिंग ऑफ द रीडिंग केस ये सब नहीं चाहिए. Mr. X can recover the money from the company, assuming that all the required formalities, for passing the resolution have been complied. ठीक है. सर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग और अच्छे तरीके से? आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो. देखो केस स्टडी वाले केस में कैसे लिखना है आपको? सबसे पहले आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फैक्ट्स ऑफ द केस. ठीक है. अगर इफ इट इज अ 6 मार्क क्वेश्चन, इफ इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन नॉट रिक्वायर्ड, उसमें डायरेक्टली प्रोविजन कंक्लूजन लिखना है आपको. ठीक है ना. टर्कवान का एक्सेप्शन यस लिख सकते हो कि एज पर द क्लासिकल केस और वन ऑफ द रेलेवेंट और द लैंडमार्क केसेस. ठीक है, मैं बताता हूँ. देखो फैक्ट्स ऑफ द केस को अराउंड 2 से 3 लाइन में लिखना है आपको. ठीक है. मैक्सिमम 3 लाइन में ज्यादा है, 2 लाइन में कंक्लूड कर दो. ठीक है. कि बॉन्ड्स इशू हुआ था बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द डायरेक्टर्स. ठीक है. बॉन्ड्स वेर इशूड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड इट वाज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स. ठीक है. इस तरीके से लिखा. नंबर 2 क्या होगा आपका? रेलेवेंट प्रोविजंस एंड सेक्शंस. ठीक है. इसमें क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ठीक है.
आउटसाइडर जो होता है, आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी, ठीक है, आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी हैज assumed that the internal affairs of the company has assumed internal affairs of the company internal affairs of the company are in order, and the company's pre-assumption that the public and company's pre-assumption that the public documents available have been read and understood, ठीक है। ये वाला पार्ट को लिख दिया आपने, मतलब कि दोनों रेफर कर दिया आपने, डीओ आईएम भी रेफर कर दिया आपने और यहाँ पे आपने डीओ सीएम भी रेफर कर दिया आपने, दोनों कंप्लाई हो गया आपका, ठीक है, राइट। डीओ आईएम जो है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स, ठीक है, प्रोटेक्ट्स द होम आउटसाइडर्स, ठीक है। फिर केस नंबर क्या लिखा? अबाउट द केस, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं? एज पर द रेलेवेंट केस, आप इसमें ना अलग यूज सकते हैं, एज पर द लैंडमार्क केस, एज पर द रेलेवेंट केस, एज पर द क्या बोलेंगे एकदम ताबड़तोड़ वर्ड्स यूज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। रेफरिंग टू द रेफरिंग टू वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल केसेस, रेफरिंग टू वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस, कॉमन इज द लैंडमार्क केसेस, ठीक है, रेफरिंग टू लैंडमार्क केसेस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवंड, ठीक है। इट वाज सीन, ठीक है, दैट द कंपनी वाज ऑथराइज्ड by the AOA, company was authorized company was authorized by the company was authorized by AOA, ठीक है। It was assumed that the resolution was at place, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या लिखोगे आप? लास्ट पॉइंट नंबर 4, पहले अभी ये पॉइंट को लिख लोगे, फिर क्या लिखोगे आप? कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप? ठीक है, तो जो आउटसाइडर था, जो भी आउटसाइडर, जैसे इस केस में कौन आउटसाइडर है आपका? मिस्टर एक्स, क्या लिखोगे? मिस्टर एक्स कैन रिकवर द मनी फ्रॉम द कंपनी going to the concept of doctrine of indoor management, ये आपका 1 लाइन में होना चाहिए, ठीक है, 1 से 2 लाइंस में मैक्सिमम ये होना चाहिए। इफ इट इज अ 6 मार्क क्वेश्चन, देख लो आप लोग, दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया एंड आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है इसमें, ठीक है। एक बार के लिए एक बार थम्स अप दे दो, एक बार के लिए, कैसे समझ में आया या नहीं है, कैसे लिखना है आपको। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि उसको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें तो केवल 1 मार्क ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बताना आपको, रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला केस को हाईलाइट करना, ये से ज्यादा रेलेवेंट है। हम लोग किसमें फोकस करते हैं? हाँ मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा। अरे भैया उसमें केवल आधा से 1 मार्क है, उसमें क्या है? कंपनी पे करे, अभी कंपनी लायबल हो जाएगा। देखो समझो बात को हितेश, अभी हम लोग डायरेक्टर से मतलब ही नहीं है हम लोग को इस, अभी हम लोग अभी बात करें फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव, बाद में कंपनी किससे रिकवर करेगा वो उसका मैटर है। अभी फिलहाल हम लोग बात करें कंपनी एंड आउटसाइडर के बारे में, तो हम लोग कंपनी का बात है अभी, वी आर फोकसिंग ऑन द कंपनी राइट नाउ। हितेश समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? नहीं नहीं बाबू, इसमें हम लोग ने स्कोर पॉइंट्स नहीं लिखा है ना, इसमें जो हम लोग जो रेलेवेंट प्रोविजंस बता रहे हैं उसमें मल्टीपल पॉइंट्स आएगा आपका, ये जो अबाउट द केस उसमें मल्टीपल पॉइंट्स आएगा, तो इस तरीके से 6 मार्क का आंसर बन जाता है व्हेन यू राइट द आंसर। मैंने तो आपको समरी में लिख के दिया है कैसे आपको लिखना है, समझ में आया आपको? यस, नाउ आई थिंक हार्दिक इट इज क्लियर, ठीक है, इज इट फाइन? कंफर्म करेंगे? यस सर। आप आंसर राइटिंग इज आल्सो एन आर्ट, यू हैव मेक इट डिफिकल्ट। अब फोकस देखो क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन देखा था ना, मुझे बताइए कितने लोगों का, अब से ये नहीं करोगे बट मुझे पता है कितने लोगों का फोकस किसके ऊपर था, पता है क्या? अरे इसको मिलेगा ही नहीं मिलेगा रे पैसा, एक्स को पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा रे, बहुत टेंशन है रे, जैसे तुम्हारा घर से पैसा जा रहा है। अरे भाई वो तो बाद में बता देना कि रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अगर डाउट भी था तो। मेन बात क्या है कि आपने क्वेश्चन कहां से पूछे हैं वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, whether you have referred to DOIM, yes, whether you have referred to DOCM, yes, it is a manner of DOIM, ठीक है। विल अज्यूम कि इंटरनल अफेयर्स आर इन प्लेस, क्या आपने केस स्टडी का रेफर किया है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवंड? यस। अगर आपने इतना किया है, अगर बाई चांस इन केस जैसे एग्जांपल कशिश ने कंक्लूजन गलत लिख दिया बट ये सारे प्रोविजंस लिख दिया ना, तब भी उसको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, मे बी जस्ट हाफ मार्क कटेगा आपका, बस दैट्स इट। समझ में आया आपको? डरना वो नहीं है, डरना ये है आपको, ये कोशिश करना है कि हम लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करें आपका, वो विथ राइटिंग आते रहेगा।
ठीक है, तो आज का एक टारगेट क्वेश्चन जो आपको लिखना है सबको और मुझे कल बताना है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग अपना फोटोज खींच लीजिए इसका। मैंने आपको हिंट दे दिया था, और इन केस अगर किसी ने नहीं लिया है अब तक फोटो, तो प्लीज एक बार फोटो ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पहले ले लो फटाफट, क्वेश्चन का फोटो ले लिया, तो फटाफट एक बार सब लोग स्टेटस लगा लो एक बार फटाफट के लिए। इतना रेलेवेंट पार्ट करवा रहा हूँ और इतने कम बच्चे हैं अभी, और लाइक तो करना नहीं है किसी को। फैक्ट ऑफ द केस में ना जतिन, बहुत जन फैक्ट ऑफ द केस में ना बहुत टाइम वेस्ट करता है। सर जो चेकर है ना उसको पता है क्वेश्चन क्या है, तो आप ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, 2 लाइन मैक्सिमम लिखिएगा आप, 2 से ज्यादा लाइन नहीं लिखना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड होना चाहिए। और जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे डीओएम हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वगैरह हो गया ना, उसको अंडरलाइन करिए बस। आप उनको वो रीड कराइए जो आपको आता है अच्छे से, कि आप पढ़ के आए हो। दैट इज द ओनली टास्क वी हैव टू डू, कि हमें प्रूव करना है कि हम पढ़ के आए हैं अच्छे से। हम्म। ठीक है, फिर ये क्लासेस करते नहीं है, फिर बोलेंगे कि मुझे लिखने में दिक्कत होता है सर, क्या करे सर, बताओ। ठीक है, ओके, डन। यस सर। ये हमने लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी, ये तो हमने बहुत तगड़ा क्वेश्चन किया था, इतने बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो, एमटीपी में दिया, इस पे दिया, जुलाई 2021 में फाइनली पूछ लिया, 2 बार एमटीपी में दिया। ठीक है, फाइनली जुलाई में पूछा, गारंटी कंपनी वाला चीज। फिर ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। माफ कीजिएगा, चैरिटेबल कंपनी वाला पॉइंट तो मैंने आपको कहा था कि लिख के कर लेना एक बार। सेक्शन 8 वाला मैंने लिख के दिया था आपको। सेक्शन 8 कंपनी वाला पार्ट एक बार लिख के कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है ये वाला चीज। एमओए एओए का मैंने होमवर्क दिया था आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इनका डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट इसको जरूर से आपको लिखना है। पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिख पाओगे, इसे समरी में लिखना है। सर आप बना के दे दो ना, ठीक है, समरी बना के दे देंगे आप लोग तो। सर तो दिए थे बट फिर भी दे देंगे। सेक्शन 8 कंपनी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2020। ठीक है, ये सब मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था, तो यू कैन सी द लेक्चर वंस। टर्म्स कैपिटल ये एक ही बार पूछा हुआ है, मैंने कहा था आपको सेक्शन नंबर 9 का सवाल, और टाइप्स ऑफ कैपिटल ये एक बार पूछा हुआ है, कि बट ये धमाकेदार 6-6 मार्क का सवाल पूछा। देखो ये लोग 6-6 मार्क का सवाल पूछा है। टाइप्स ऑफ कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। आई थिंक इट वाज लेक्चर नंबर 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो आपको मिल जाएगा, बाकी आप एक बार के लिए फॉर नाउ, बिकॉज द सिस्टम आई डोंट नो अभी तक प्रॉपर, तो आप एक बार के लिए जब लेक्चर में देखते हो ना, तो लेक्चर में फोटो खींच लीजिए, एक बार फोटो क्लिक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, वही ऋषभ मैंने अभी कहा। ऋषभ ऐसे जरूरी नहीं है, हम लोग खाली केस स्टडी पे डरते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कितना पूछता है आप देखिए यहाँ पे। आप अगर बाई चांस अगर मेरा कल वाला क्लास नहीं किए हो ना क्वेश्चन आंसर्स का, तो मैंने कल खाली वही क्वेश्चंस किए हैं, आज मैंने मात्र पहला क्वेश्चन किया है जो केस स्टडी के ऊपर था। ठीक है, आइए। ओके, दिस इज पेंडिंग, बिकॉज ये हमने 2 केसेस कर लिया है, कि कब कब आउटसाइडर क्लेम नहीं कर सकता है अंडर द ग्राउंड्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। 2 कर लिया, तीसरा नहीं किया, इसलिए मैं अभी आज नहीं कराऊंगा ये वाला पार्ट को। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। आपको मेरे लेक्चर्स में से फोटो निकालना पड़ेगा एक बार के लिए। और रहा बात क्वेश्चन बैंक का, तो आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड द एक्सेस वाया टेलीग्राम चैनल टू यू ऑल। आई विल हैव अ वर्ड टुडे। ठीक है, ऑलरेडी मीटिंग है, तो उसमें हम लोग ट्राई करते हैं पूरा का पूरा आपको मैं इसके क्वेश्चन बैंक को प्रोवाइड करने का आपको। ठीक है, क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट। ठीक है सर, यस यस। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी मैंने भर भर के आपको करवाया। स्मॉल कंपनी 2 क्लास 85, ऐसे मैंने सबको कल करा दिया था आपको। डिफरेंस मैंने आपको कह रहा हूँ एक बार के लिए, डिफरेंस बिटवीन एमओए एओए पर देख लेना प्लीज, एग्जाम में लगा है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 वाज सेम। 19 वाज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर ये क्या है? सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडिकेट्स क्या सर, कि जो कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, they have been read and understood to its true sense। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी को बचाता है। ठीक है, इंटेंशन प्रोविजन अभी नहीं चाहिए आप लोग को। व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी के वेरियस फीचर्स, अब ये क्या ही पढ़ाना है आपको, बताइए। कंपनी होता क्या है, 2 क्लास 20 इतना भर भर के किया फीचर्स, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट। सर केस स्टडी में पहले प्रोविजन फैक्ट, अभी आप शायद ऋषभ अभी ज्वाइन किए हो, रुको एक सेकंड रुको, फॉर यू, फॉर योर सेक आई विल शो यू। दिस इज द फॉर्मेट विच आई टेंड टू फॉलो व्हेन यू आर राइटिंग अ 6 मार्क क्वेश्चन। 4 मार्क क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं बोलूंगा फैक्ट्स फैक्ट्स कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली प्रोविजंस लिखो और केस को रेफर करो और कंक्लूजन दो।
इतना टाइम नहीं है आपके पास में। हाँ, पेपर कंप्लीट नहीं होता लॉ में। जनरली एट 10:30 AM प्रिंस, बट कुछ क्लासेस इवनिंग में भी हो सकता है। वन इन द नाइट, one happens in the morning at around 10:30 and one will happen in the night in special classes free of cost। सोगा चल रहा है वहां पे, और यहाँ पे कंपनीज एक्ट चल रहा है। ठीक है, कुछ बॉन्ड लगा तो मनी क्लेम नहीं होगा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट सुमित। यस, अगर डायरेक्टर लेता तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हुआ था। एक्सीलेंट। यस सर, ये सब हो गया आपका। ये सब मैंने कल ही करवा दिया था आपको, ठीक है ना? ऐसे भगा नहीं रहा हूँ मैं आपका। सर मैंने कल करवा दिया था, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। What do you mean by separate legal entity? ये पता ही है आपको separate legal entity क्या होता है? It has a separate legal entity from its members। ठीक है, रेफरिंग टू सेक्शन नंबर 9 है ये वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस कब होता है? जब सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया जाता है, यानी कि लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल वाला क्वेश्चन मैंने कल एक करवाया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल का सवाल मैंने करवाया था आपको, कल ही कराया था आपको क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कल ही कराया था ये वाला क्वेश्चन कि कैसे लिखना है आपको। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, देख रहे हो? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज, डिटरमाइन द कैरेक्टर, ये सब मैंने आपको कल ही क्वेश्चन में करवाया था। यस, पर्दा उठा दो, पर्दा उठा दो भैया, एक तो दिक्कत हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 24, कम ऑन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 24, एवरीबॉडी कंसंट्रेट नाउ। सर कितने क्वेश्चन है? अराउंड 43 to 44 क्वेश्चन है। हम लोग अभी 24वां क्वेश्चन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कम ऑन रीड करिए सब लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24। अरे ऋषभ, क्या बातें करो आप, एक बार मेरा लेक्चर्स देख लो यार ऋषभ प्लीज। पासिंग मार्क्स के लिए तो आप जो मैं करवा रहा हूँ उतना करके चले जाओ, उतना पे भी हो जाएगा। पासिंग तो ऐसे ही हो जाता है यार। ठीक है, आप करो मेरे साथ में एक बार। ऋषभ, आपने मेरे पुराने पुराने क्लासेस देखे हैं क्या? हैव यू वॉच्ड माय ओल्ड लेक्चर्स? एक बार मेरा प्लेलिस्ट देख लेना प्लीज। ठीक है, एक बार देख लेना। ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस। एक बार देख लेना, अभी अभी देखना। ठीक है, क्लास के बाद हाथों हाथ। ठीक है, एक बार देखो ऋषभ आज। आपको अगर आपको फिर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो मुझे बता देना बस। इन द प्लेलिस्ट अन अकेडमी सीए फाउंडेशन का आप प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, वहां पे करा रहा हूँ स्पेशल क्लासेस में मैं। सोका करा रहा हूँ, तो दो मेजर चैप्टर्स तो मैं यहीं करा रहा हूँ। उसके बाद विल स्टार्ट ऑफ विद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भैया एलएलपी छोड़ दे क्या? नहीं छोड़ना है, हम करवा देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24। यस, सम ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ गेट रिच क्विक लिमिटेड, क्या बात है, 21 दिन में पैसे डबल, have complained that the company was formed by the promoter only to defraud the creditors and circumvent the compliance with the legal provisions of the Companies Act. In this context, you seek to advise as to the meaning of corporate will and when the promoters can be made personally liable for the debts of the company. सर क्या बात है सर, मजा आ गया सर। सवाल देखो, कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या है सर? That the company shields its members from the outside liabilities। ये लैंग्वेज मैंने किसमें याद करा सर? रेगुलर क्लासेस में करवाया मैंने आपको, ठीक है ना? तो द कंपनी शील्ड्स इट्स मेंबर्स फ्रॉम द आउटसाइड लाइबिलिटीज। इसको हम लोग बोलते हैं एज कॉर्पोरेट विल। पर्दा है, पर्दा किसके बीच में? कंपनी एंड मेंबर्स के बीच में क्या है? पर्दा है। दैट इज व्हाई कंपनी अलग है, कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स फ्रॉम द मेंबर्स right from the time of its incorporation। but sir, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे केसेस आते हैं where the corporate bill should be lifted। कब कब होता सर? जब टैक्सेस इवेड होता है, अगर आप एक सब्सिडी क्रिएट करें टू एक्ट एज एजेंट, अगर आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ ही है टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, देन इन दैट केस आपका टू कैरेक्टर निकालने के लिए कैमलर कंपनी लिमिटेड एंड इन क्वाजी क्रिमिनल केसेस माने कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल टेक्स प्लेस। ठीक है, एंड उस केस में क्या होगा? लिफ्टिंग होगा, और जो लोग इन्वॉल्व थे ना वो लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द पर्संस एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड पर्सनल लायबल। अब कंपनी लायबल नहीं रहेगा, अब कौन लायबल हो जाएगा? जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व था ना, पर्दा उठाएगा, पीछे देखेगा,
who were actually in the control, ठीक है, and they would be personally liable for the acts and the deaths of the company. Yes sir. यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 मार्क का आता है, इजी भी है, वो काफी इजी है मैं तो बोलूंगा, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपको नहीं आता है फिर बाकी एक्ट्स में भी डिफिकल्ट होता है आई फील, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो करना ही है आपको, ठीक है। यस, ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट व्हील में क्या लिखोगे, मैंने सिखाया आपको कॉर्पोरेट व्हील में, जब मैंने लेक्चर करवाया था तो मैंने आपको सिखाया था, क्या लिखोगे कि कॉर्पोरेट व्हील जो है, ठीक है, that shields what, that shields the company from its company जो है, it shields the members from its outside liabilities, बराबर, it acts as a पर्दा in between the company and its members, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, company has a separate legal entity and any person can sue against the company and not against the members in general, but in certain cases the lifting of the corporate bill is undertaken, ठीक है, and the power, the persons who were actually in the control of the company would be held personally liable for the acts and debts of the company, और वो केसेस कौन से हैं, ये केसेस है, सबके केस स्टडी भी मैंने आपको याद करवा दिया, ठीक है। यस, क्या है, 20-22 मार्क का आता है, बट बहुत बार हम लोग ये जो 40 मार्क्स जो साइड का है ना, 35 to 36 मार्क्स जो इधर के चैप्टर्स है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए पहले मैंने वो सब स्टार्ट किया, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर मैंने स्टार्ट किया होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता फॉर द अदर चैप्टर्स टू बी कंप्लीटेड क्विकली, इसलिए पहले मैंने इससे स्टार्ट किया आप लोग, ठीक है, चलेगा। दक्ष जनरली 10:30 इन द मॉर्निंग, मे बी इस हफ्ते के लिए शायद शाम को हो, ठीक है, बट जनरली 10:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 25, कम ऑन एवरीबॉडी, ये बहुत जनों का सवाल था, ठीक है, बहुत जनों का सवाल था ये, कि सर मेंबर्स अगर सारे के सारे मर गए तो क्या होगा, मारने में तिले हुए थे आप लोग, लो आ गया सवाल, बट यू हैव टू स्टार्ट बीसीआर, प्लीज स्टार्ट कर दो, क्योंकि बीसीआर में ना मतलब मार्क्स मिलना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, मतलब उसके कुछ कुछ चैप्टर्स को पकड़ो एंड स्टार्ट कर दो प्लीज, ठीक है, स्टार्ट कर दो प्लीज, ठीक है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे सब लोग से स्टार्ट कर दो, ठीक है, कोई ना कोई एडुकेटर का लेक्चर तो होगा ही आपके पास में, प्लीज देखना, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, कुछ कुछ चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो एंड करना स्टार्ट कर दो। नाउ फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 25, कम ऑन, ठीक है, कम ऑन, ट्रांसफर क्या होता है, देखो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग 5 मेंबर्स ओनली, चलेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो 2 मेंबर्स होने से चांस चल जाता है, सो द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट अबाउट फॉलोइंग यू ऑन, बट नहीं झिलमिल, मैंने कल ही चेक करवाया है, इट इज वर्किंग, एक बार अभी चेक करो, एक बार झिलमिल भी चेक करो, एक बार फॉलोइंग करो, अभी कोई भी गोल सिलेक्ट कर लो, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कल ही ठीक हुआ है, मैंने पूछवाया है झिलमिल, एक बार आप चेक करो, एक बार अभी, मैनेज तो करना पड़ेगा हितेश, ऑप्शन क्या है अपने पास में, हम्म, ठीक है, आइए सवाल देखिए, बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं आप लोग, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग 5 मेंबर्स ओनली, all the members of the company were going to the car to Mumbai in relation to some business. An accident took place. Oh, and अफसोस all of them died. अब क्या होगा, अब क्या होगा, सारे के सारे मेंबर्स लोग का डेथ हो गया, ओ लॉर्ड, ठीक है, सर क्या कंपनी को बंद कर देंगे, नहीं रे नहीं, कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्या, perpetual succession, that members may go, but the company goes on forever, the company's legal position is not affected, the company's legal position is not affected by the death, insanity or insolvency of the members, ठीक है, company's legal position is not affected, it is not terminated, it is not terminated, ठीक है, it is not terminated by the death insolvency, उस केस में क्या होता है सर, ठीक है ना, उस केस में क्या होता है, एक टर्म होता है उसको बोलता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, क्या बोलते हैं उसको, एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, सेम प्रॉब्लम हियर, मुझे बताइए वापस, आपको प्रॉब्लम बताइएगा एक बार वाले वापस से, ठीक है, प्लीज एक बार के लिए मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसके बाद आपको प्रॉब्लम देखता हूँ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है सर, सर क्या लिखा हुआ है सर, कि एक कॉन्सेप्ट है सर नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है भाई, कोर्ट ऑर्डर करता है कि भैया किसके नाम पे अब शेयर्स जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, the provision of transferability or the transmission of shares helps to preserve and the perpetual existence of the company by allowing the constitution and identify of the shareholders to change, ठीक है, thus in the present case even though
इवन दो सभी के सभी मेंबर्स का डेथ हो गया था, द लीगल प्रोसेस विल बी द successors of the deceased shareholders to get the shares of the registered in their names by way of the process by known as transmission of shares। तो मेरा बात सुनो, एक होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, सुनो एक बार ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा रुको रुको रुको, मैं एक बार आप लोगों का डाउट्स पहले देख लेता हूँ। टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड आवर कोर्स इज वेरी लॉन्ग। यस करेक्ट, सब कुछ है, ऑप्शन नहीं है। तो कुछ चैप्टर्स को या कुछ टॉपिक को आप अभी स्ट्रॉन्ग कर लो, जैसे अभी मैंने जो चैप्टर्स करवा रहा हूँ उसको आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, और बैकग्राउंड में जो चैप्टर्स आप कर रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से प्लान आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ पे रखो, जो वीकनेस उस पर पहले वर्क कर लो, इस तरीके से प्लान आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दैट इज द ओनली वे। अब मेरा बात सुनो। ठीक है, वन टॉपिक इज नोन एज ट्रांसमिशन, वन इज नोन एज ट्रांसफर। सुनो, मैंने मर्जी से अपने शेयर्स, अगर आपने मेरे मर्जी से अपने शेयर्स को सुमित को दिए, ठीक है, इफ आई मैं अपने मर्जी से अपने शेयर्स को सुमित को ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैंने मर्जी से ट्रांसफर किया, मेरा इच्छा था, तो सुमित को मेरा बेनिफिट भी मिलेगा। सुमित को खाली क्या मिलेगा, मेरा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या, कि मैंने शेयर्स मर्जी से सुमित को ट्रांसफर किया है। ठीक है, और ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन और ट्रांसफर में फर्क क्या है? ट्रांसफर में सिर्फ बेनिफिट ट्रांसफर होता है, खाली ट्रांसफर बेनिफिट होता है। ट्रांसमिशन में क्या होता है, सर बेनिफिट तो ट्रांसफर होता ही है, साथ साथ में लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज द मेंबर्स डाइड। तो बाय डिफॉल्ट उनके शेयर्स किसको ट्रांसमिट हो जाएगा, किसको हो जाएगा, सक्सेसर्स को। और सक्सेसर्स को शेयर्स तो मिलेगा ही, साथ में शेयर्स तो मिलेगा ही, साथ में जो लाइबिलिटी भी एसोसिएटेड है ना, वो भी चला जाएगा। बट सर मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना होगा, जितना का बेनिफिट मिला है। मैक्सिमम लाइबिलिटी दैट द सक्सेसर विल हैव इज द अमाउंट ऑफ बेनिफिट दे हैव रिसीव्ड। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसफर इच्छा से होता है, ट्रांसमिशन इज नो चॉइस, यू आप बिन डायरेक्टली, आपको मिल जाता है बस। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है? यस 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 हार्दिक, सक्सेशन एंड असाइनमेंट सेम सेम टॉपिक। यस वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्या बात बोला है हार्दिक, वेरी गुड। नहीं पढ़ा बिकॉज मैं स्कूल नहीं गया था, आई प्लेड, ओ माय गॉड, नेशनल क्रिकेट। ठीक है ऋषभ, अरे देखो ऋषभ क्या बात है, देखो सीधा बात है, रीजंस तो बहुत सारे हैं। अभी हमारे पास वक्त है 75 डेज से 73 डेज ही बचा हुआ है। यू कैन वर्क वेरी वेरी हार्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड डू वेरी वेल, दैट्स द ओनली वे यू कैन डू इट। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, आइए, समझ में आ गया आपको ट्रांसमिशन। तो इन दैट केस, अगर इन केस सारे के सारे मेंबर्स का भी डेथ हो जाता है, आपको टर्म जो लिखना आंसर में वो क्या होगा, इट विल लीड टू व्हाट, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोर्ट क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सक्सेसर्स जो भी है ना, सक्सेसर्स, सक्सेसर्स मतलब जिसके नाम पे वसीयत है, विल गेट द शेयर्स रजिस्टर्ड इन देयर नेम बाय वे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट, द सक्सेसर्स, द सक्सेसर्स ऑफ द डिजीज मतलब जिसका डेथ हो गया, ठीक है, शेयर होल्डर्स विल गेट द शेयर्स रजिस्टर्ड इन देयर नेम्स। ठीक है, रजिस्टर्ड इन देयर नेम्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यस यू कैन राइट, यू कैन राइट, सुमित यू कैन राइट। ठीक है, ग्रेट सर। इवन इफ द डेथ ऑफ ऑल द मेंबर्स टेक्स प्लेस, स्टिल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विल नॉट सीज टू एग्जिस्ट, मतलब इट विल स्टिल कीप ऑन गोइंग, परपेचुअल सक्सेशन चलते रहेगा। ओके सर, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, चलो एवरीबॉडी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 26 में एफ एन एसएससी, एफ एन एसएससी वाज अ वेल्दी मैन। यस, बस ज्यादा पढ़ना है आपको ऋषभ, और कुछ नहीं है यार, कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट क्राइंग, कोई फायदा नहीं है, ये पढ़ो अच्छे से। एफ एन एसएससी वाज अ वेल्दी मैन अर्निंग ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, उसको बहुत पैसा मिल रहा था। ठीक है, he formed three private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them. The dividend and the interest income received by the companies was handed back to F as a pretended loan. ठीक है, लोन की तरह दिखा दिया। This way, F divided his income into three parts in a bid to reduce his tax liability. आप मुझे बताइए क्या ये सही था या गलत था, और ये कौन सा केस स्टडी है, बताइए कौन सा केस स्टडी है सर ये। सर अरे सर, स्टेप से याद कर लो कौन सा केस स्टडी है, कौन सा केस स्टडी है एवरीबॉडी।
बताइए कौन सा है? चतुराई कर रहा है, हाँ जी चतुराई कर रहा है। क्या है केस स्टडी का नाम बताइए? स्टेप से याद करिए, स्टेप से। कौन सा केस स्टडी को रेफर कर रही है? यस, धिनशॉ मैनेजी पेटेट। धिनशॉ मैनेजी पेटेट वाला ही केस है सर ये। हाँ सर, धिनशॉ मैनेजी पेटेट वाला ही केस है सर ये। धिनशॉ मैनेजी पेटेट वाला ही केस है सर ये। ठीक है, धिनशॉ मैनेजी पेटेट वाला केस है ये। ठीक है, यस सर, धिनशॉ मैनेजी पेटेट वाला केस है। ठीक है, धिनशॉ मैनेजी पेटेट वाला केस है सर ये। इसमें क्या है, सबसे लिखोगे कैसे आंसर को? देखो सिंपल सा बात है। सबसे पहले लिखोगे नॉर्मली कॉर्पोरेट व्हील के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, कि भैया शील्डेड वाला पार्ट लिखोगे पहले। ठीक है सर, इसमें कोई केस स्टडी रेफर कर सकते हैं? यस, यू कैन रेफर टू सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाला केस। बिंदास रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट बट ठीक है, इन सर्टेन केसेस, ये मैंने लिखवाया भी था ऐसे, सर्टेन केसेस कोर्ट में ऑर्डर कोर्ट में ऑर्डर कोर्ट में ऑर्डर टू रेंट द कोर्ट में ऑर्डर टू रेंट द कॉर्पोरेट व्हील। याद है ना आपको? रेंट मतलब अनवील करना, रेंट द कॉर्पोरेट व्हील। वन ऑफ द केसेस कौन सा है उसमें? व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कब होगा? एक केस कब होगा? व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म्ड by certain persons only for the purpose of evading taxes। ठीक है, only for the purpose of evading taxes, then in that case वो डिसरिगार्ड कर देगा द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसरिगार्ड कर देगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी एंड द टैक्स द इनकम इन द हैंड्स ऑफ द अप्रोप्रिएट एसएससी। ये लैंग्वेज आपको याद करना है, ठीक है ना? ये लिखना है आपको मेन, यहाँ से यहाँ तक। वेयर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म्ड बाय सर्टेन पर्संस ओनली फॉर द पर्पस। खाली पर्पस क्या था? खाली कोई अच्छा कंपनी नहीं था वो, खाली फॉर्म क्या हुआ था, तो कोई कोई काम नहीं था उसका। एक ही काम था उसका, खाली काम क्या था आपका? कि ही हैड टू इवेट टैक्सेस। ठीक है, तो वो डिसरिगार्ड कर देगा कॉर्पोरेट एंटिटी को एंड टैक्स देम इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। ठीक है, रेफरिंग टू द फेमस केस स्टडी ऑफ इनशॉ मैनेजी पेटेट। ये रहा सर, रे सर ढिनशॉ मैनेजी पेटेट। ठीक है, यस सर। ठीक है, सारा नहीं होता जो रेलेवेंट केस स्टडी होता है ना, इसलिए मैंने बोला ना, जब आप लिखते हो आंसर में तो लिखिएगा एज पर द लैंडमार्क केस स्टडी, क्योंकि अगर आपको किताब में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ना वो केस सवाल होगा। तो आप इसमें आंसर कैसे लिखोगे मुझे बताइए? ये आपको आंसर सबको आ रहा था, आंसर कैसे लिखोगे? ये वाला पार्ट को मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ आपके लिए। नंबर वन, आप एक शॉर्ट समरी में फटाफट दो तीन लाइन में पहले आप कॉर्पोरेट व्हील लिखोगे। ठीक है, कॉर्पोरेट व्हील लिखोगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, सैलोमन वैसे सैलोमन को रेफर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या करोगे? मेन पॉइंट। सर मेन पॉइंट क्या था? मेन प्रोविजन मतलब if the company is created just to avoid the taxes। ठीक है, if company created to evade taxes, ठीक है, तो क्या करेगा? द कोर्ट में ऑर्डर द कोर्ट में ऑर्डर टू रेंट द कॉर्पोरेट व्हील टू कोर्ट में ऑर्डर टू रेंट द कॉर्पोरेट व्हील एंड टैक्स द एसएससी। ठीक है, रेफरिंग टू द केस ऑफ रेसर डिंशा बैनर्जी पेटिट। ठीक है, इस केस में ऐसा हुआ था, तो फिर अबाउट द केस बता दिया तुमने एंड प्लस कंक्लूजन, खत्म। तो टैक्स हो जाएगा, कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी कुछ चैट्स नहीं देखा भैया, क्योंकि मुझे लगा था कि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। आप लोग बातें कर लो खाली, बस बातें कर लो, नहीं कोई बात नहीं, हम लोग बातें करते चले भाई। एक सेशन रखेंगे बातों का, मैं एक टॉपिक का नाम ही रखूंगा बातें, जहां हम सिर्फ बातें करेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी लोग यहाँ पे बोर्ड्स वोर्ड सारे बातें ले आओ, सब ले आओ ना। घर पे भिंडी बनी है, आलू की सब्जी बनी है, सब ले आओ, सब ले आओ। सब बातें कर लेते हैं एक बार के लिए। तोरू का सब्जी बना हुआ है घर पे, तोरू किसको पसंद है पता नहीं, बना हुआ है, सब सब डाल लो, सब बात कर लेते हैं आराम से यहाँ पे। ठीक है बेशर्मो। हाँ, यहाँ मैं आंसर्स लिखवा रहा हूँ, उसका कोई कदर नहीं है किसी को। हाँ, पॉपकॉर्न लेकर आऊंगा। हाँ, चाय पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए। सॉरी भैया, और बोलते हैं।
ठीक है, डन। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी? आंसर ही बोल दिया, अंडर द कंपनीज एक्ट। द आंसर इज व्हाट? यस ऑफ कोर्स, सेक्शन 8 कंपनी। उसकी कंडीशंस है, वो कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दिया तो यू कैन अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे सकते हैं, लाइक अ सेक्शन 8 कंपनी, जहां पे आपको कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। खूब सारे आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, एंड अगर आपने कुछ भी गलत काम किया तो आपका लाइसेंस को भी रिवोक कर सकते हैं। अगेन आई विल से, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 27 में रिपीट क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने आपको बार बार बोल दिया है, अनदर सेक्शन 8 का क्वेश्चन। समझ जाओ, बच्चा जितना समझदार है, समझ जाओ आप लोग। यस 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 कशिश। देखो कशिश, डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने का है। अगर 6 मार्क का है तो जो मैंने आपको कहा था फॉर्मेट वो, ठीक है। बट इफ इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, डायरेक्टली प्रोविजंस जो मैटर है वो, एंड कंक्लूजन, खत्म कहानी, बिकॉज टाइम नहीं है। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखो सीधा सा बात है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 6 मार्क में, चलो ये जो मैं डिस्कस करूंगा ना 1.5 डेज एंड प्रिपरेशन एग्जाम स्ट्रेटेजीज, उसमें मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है। आज डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 28, अपन आज 30 तक ट्राई करते हैं क्वेश्चन खत्म करने का। लेट अस ट्राई टिल क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो फिर अपना एक और क्लास में मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आइए, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 28। Research Hinshaw managed right in 3 points की स्टडी। यस यस यस, कि कंपनी फॉर्मुलेट क्यों हुआ था? टू इवेट द टैक्सेस, ठीक है। उसका कोई और काम नहीं था, ठीक है। एंड इट वाज नॉट डूइंग एनी बिजनेस ऑफ इट्स ओन, इन दैट केस द कोर्ट में ऑर्डर रेंडिंग द कॉर्पोरेट विल और लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल टू नो द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, एंड हेंस चार्जिंग द टैक्सेस ऑन द सेम। बढ़िया। हाँ बताओ। यस, डाउट बताइए, डाउट बताइए। यस यस सुमित, आप एक बार लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है वो करवा दी है, याद भी करवा दी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता नहीं है, सिर्फ डाउट बोल के रख देता है। हम वेट करेंगे, ठीक है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पहले पढ़िए, उसके बाद डाउट बताएंगे। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एवीएस प्राइवेट लिमिटेड इज ₹1 करोड़, कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, पेड अप, फुल्ली पेड अप 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 1 करोड़ का है, जिसमें से 8 लाख क्या है आपका? इक्विटी शेयर्स है, फुल्ली पेड अप। एंड 2 लाख क्या है आपका? प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि 8 लाख का 8 लाख शेयर्स क्या है आपके? इक्विटी शेयर्स है, एंड 2 लाख शेयर्स क्या है आपके? प्रेफरेंस शेयर्स है। ओके। XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स। ये दो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 1,50,000 शेयर्स, ये 1,50,000 शेयर्स है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन AVS प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड आर द सब्सिडरीज ऑफ TSR प्राइवेट लिमिटेड विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। एग्जामिन करना है कि क्या वो सब्सिडरी है, ठीक है। मैं एक बार के लिए इस क्वेश्चन का समराइज कर देता हूँ, नहीं तो आपका माथा फट जाएगा, ठीक है। मैं एक बार के लिए वापस समराइज कर रहा हूँ इस सवाल को। इसको कर दीजिए, जो भी सवाल आपको मिलेगा इसको करिए स्टार मार्क, ठीक है। सबसे पहले तो ये होल्डिंग सब्सिडरी का सवाल है, यानी कि सर 2 क्लॉज 87 वाला पॉइंट एंड 2 क्लॉज 46 तो आएगा, ठीक है। 2 क्लॉज 87 इज सब्सिडरी कंपनी, 2 क्लॉज 46 इज होल्डिंग कंपनी, ठीक है, पहला बात ना। टोटल कितने शेयर्स थे? 10 लाख शेयर्स थे, अंडरस्टैंड। 1 करोड़, ठीक है, पेड अप शेयर ₹110 है, तो 10 लाख शेयर्स थे, 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 फेस वैल्यू, ठीक है। इस 10 लाख में से 8 lakhs were equity shares। इस 10 लाख में से 8 lakhs were equity shares, ठीक है, एंड 2 lakhs were preference shares, ठीक है। यस, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, डन। उसके अलावा सर क्या हुआ था? XYZ लिमिटेड एंड BCL लिमिटेड, ठीक है, दोनों प्राइवेट लिमिटेड है। ये दोनों मिलकर कितना होल्ड करें? देखो एक बार के लिए क्या लिखा हुआ है। 3 लाख इक्विटी शेयर्स ये होल्ड कर रहा है, और 1,50,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है, किसमें? इन AVS प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
और ये दोनों के दोनों जो कंपनीज है, दोनों के दोनों जो कंपनीज है, ये दोनों कौन से सर? XYZ और ये दोनों आर सबसी ऑफ TSR प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मतलब मेन कौन है, मेन कौन है, मतलब एकदम मेन किंग कौन है? TSR प्राइवेट लिमिटेड। ये मेन होल्डिंग कंपनी हो गया आपका। इनके सब्सिडरीज है XYZ लिमिटेड एंड BCPL लिमिटेड, और ये इतना होल्ड कर रहे हैं AVS प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या TSR प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ AVS प्राइवेट लिमिटेड, और सेकेंड में क्वेश्चन क्या होगा, वेदर AVS प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ TVR लिमिटेड, TSR लिमिटेड और नॉट। ये सवाल है। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया। ये जनरल था और ये आपका होल्डिंग सिस्टम था यहाँ पे। ठीक है, बताइए यस और नो। ठीक है, आप क्वेश्चन को वापस पढ़ सकते हो एक बार के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ के आंसर बताइए। ओके, दक्ष का आंसर आया यस। अशोक ऑल्सो यस, 4,50,000, नॉट AVS, नॉट सब्सिडरी ऑफ TSR। ओके, तो हार्दिक ने कहा नो। लेयर्स बनते हैं, लेयर्स तो सर 2 लेयर्स अवेलेबल है इनके, बस एक ही लेयर है अभी तक, तो अलाउड है, 2 लेयर्स तक अलाउड होता है दक्ष। तो इस पे तो एक ही लेयर है खाली। तो TSR लिमिटेड के पहला लेयर क्या हो गया, XYZ लिमिटेड एंड BCPL लिमिटेड, उनका नीचे होता है, तो 2 लेयर्स आर अलाउड। ठीक है, तो इट्स अलाउड, तो लेयर्स का तो इशू नहीं है। कशिश बोलता है नो। ठीक है, TSR इज द होल्डिंग कंपनी एंड ऑफ AVS प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा हितेश बोल रहे हैं। यस, हो सकता है, 50% होल्डिंग है सर, 50% होल्डिंग है। आइए, ठीक है, आइए, आंसर कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का सेक्शन, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन बताएंगे, कोई फायदा है क्या? होल्डिंग कंपनी रेफर्स टू दोस कंपनी व्हिच हैज वन और मोर सब्सिडरीज। खत्म। ये लिख के फायदा है क्या? लिख भी सकते हो, बट मेन सेक्शन क्या है आपका, 2 क्लॉज 87, ध्यान से पढ़ेंगे। 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसमें इन रिलेशन टू अनदर कंपनी द होल्डिंग कंपनी होल्ड्स, द कंपनी होल्डिंग कंपनी होल्ड्स व्हाट, controls the composition of the board of directors, controls the composition of the board of directors, or exercises or controls more than one half of the total voting power, of the total voting power। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल था पहले, यहाँ पे अब पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, इट इज टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर मतलब सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, आइदर इट्स थ्रू इट्स ओन, खुद से या फिर मिलकर। ठीक है, 50% से ज्यादा, मोर देन वन हाफ अगर होल्ड करता है और टोटल वोटिंग पावर, चाहे खुद से अकेले या फिर अपने अलग सब्सिडरीज के साथ में मिलकर अगर वो होल्ड करता है, तो हम उसे होल्ड सब्सिडरी कंपनी कहेंगे, मतलब दूसरे वाले को होल्डिंग कंपनी, और हम इसको क्या मानेंगे, एज अ सब्सिडरी कंपनी मानेंगे। ठीक है, यस सर, ये तो हमने कर दिया था यहाँ पे। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया। पहले तो आपने क्लॉज बताया, पहले तो आपने क्या बताया, क्लॉज बताया। सर क्लॉज क्या है, 2 क्लॉज 87। क्लॉज 2 क्लॉज 87 में क्या लिखा हुआ है, सब्सिडरी कंपनी रेफर्स टू दोस कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी होल्ड्स। ठीक है, नंबर 1 कंट्रोल्स वेदर होल्डिंग कंपनी डैश, नंबर 1 कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ मेजॉरिटी लिख देना, ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, चाहे इटसेल्फ और थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए, क्या XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCPL प्राइवेट लिमिटेड वेयर दे द सब्सिडरीज ऑफ TSR प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये दोनों इसके सब्सिडरीज थे? द आंसर इज यस। तो TSR लिमिटेड along with the other subsidiaries मिलकर भी अगर दूसरे कंपनी में 50% से ज्यादा होल्ड करते हैं वोटिंग पावर, then in that case TSR limited becomes the holding company and AVS private limited becomes the subsidiary company। चलिए देखते हैं। In this case, XYZ Private Limited 30 lakhs and BCL Private Limited 15 lakhs, यानी कि 3 lakh shares and 1.5 lakh shares together holding a majority equity shares, thus the majority। ठीक है, यस देखो, इन 8 करोड़, क्योंकि सर वोटिंग पावर किसको मिलता है, मुझे बताइए, वोटिंग पावर किसको मिलता है? ठीक है, अगर आप देखोगे एज 10 लाख शेयर्स, अगर आप देखोगे 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 10 लाख शेयर में से 8 लाख शेयर कौन सा था, इक्विटी शेयर, और 2 लाख क्या था आपका,
प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? क्या अभी तक कन्वर्ट हुए? द आंसर इज व्हाट? नो। ठीक है, राइट? यही था सवाल में। सॉरी, कन्वर्टेबल नहीं, कन्वर्टेबल होता तो बात ही अलग था। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल होता तो बात ही खत्म हो जाता फिर तो। ठीक है, मुद्दा ये है, मुद्दा ये है, ठीक है, मुद्दा ये है सर कि हम लोग जो 4.5 लाख देखेंगे, 4.5 लाख शेयर जो होल्ड कर रहे हैं वो किसके ऊपर देखेंगे? 10 लाख के ऊपर या 8 लाख के ऊपर? सवाल क्या है? 50% ऑफ मोर ऑन द वोटिंग पावर। वोटिंग पावर जनरली किसके पास में होता है? वोटिंग पावर जनरली किसके पास में होता है आपका सर? इक्विटी शेयर्स के पास में। किसके पास में? मिलाकर, सब कुछ मिलाकर। ठीक है, किसके पास जनरली होता है? इक्विटी शेयर्स। नहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स में लिखा हुआ होता है कि उनके पास में वोटिंग पावर है। ठीक है, लिखाना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग वोटिंग पावर, मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो अपन अज्यूम करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग पावर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इक्विटी शेयर्स कितना का हो गया? 8 लाख का। इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना का हो गया? 8 लाख का। तो 8 लाख में से क्या मोर देन 50% है? 4.5 लाख। द आंसर इज व्हाट? यस। द आंसर इज व्हाट? यस। तो यस, यस, इट इज व्हाट? जिनका प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है। वेरी गुड दक्ष। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यानी कि सर एक चीज समझ में आया बहुत इंपॉर्टेंट, कि 50% ऑफ द वोटिंग पावर होता है, 50% ऑफ द वोटिंग पावर। और वोटिंग पावर जनरली किसके पास में होता है? ठीक है, जनरल मैटर्स में किसके पास में होता है? खाली इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में। प्रेफरेंस शेयर्स के पास में वोटिंग पावर खाली और खाली उनके मैटर्स में होता है। अगर स्पेसिफिकली कोई बात प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से बात हो रही है, उसमें उनका वोट लिया जाता है। बट नॉर्मली किससे वोटिंग किया जाता है? वोटिंग पावर किसके पास में? जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में। और अगर कन्वर्टेबल हुआ तो बात अलग है, वो कन्वर्ट होने वाला है तो भैया उसको हम लोग पावर दे देंगे। बट यहाँ पे तो कन्वर्टेबल भी नहीं था, दे वर जस्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग 10 लाख नहीं देखते हैं एज टोटल वोटिंग पावर, हम लोग कितना देखते हैं? एज 8 लाख। समझ में आ गया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, समझ में है? तो ये अपने आप में एक बहुत ही भारी और एक अच्छा सवाल है, जहां पे हम लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं कि हम ये 2 लाख जो था ना, 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें नहीं करना है। हमें खाली वोटिंग पावर देखना है, और वोटिंग पावर किसके पास है? ये 8 लाख इक्विटी शेयर होल्डर के पास में है। ठीक है, एंड सिंस 4.5 लाख बन रहा है विच इज मोर देन 50%, तो यस, TSR प्राइवेट लिमिटेड विल बिकम व्हाट? TSR प्राइवेट लिमिटेड विल बिकम व्हाट? द होल्डिंग कंपनी। यस, ठीक है, TSR प्राइवेट लिमिटेड विल बिकम द होल्डिंग कंपनी ऑफ ABS प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि या तो वो अकेले या तो मिलकर they can have more than 50% of the voting power in the other company. यस, इक्विटी शेयर होल्डर के पास में वोटिंग पावर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अगर देखो हर क्लास में, कल वाले क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने, धमाकेदार वाला, इसमें मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। दो 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 लेयर से ज्यादा अलाउड नहीं है सर। लेयर्स का मतलब क्या होता है? देखो, ए लिमिटेड है, उसके 2 सब्सिडरीज है, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ठीक है, सी लिमिटेड के भी 2 सब्सिडरीज है, और बी लिमिटेड के भी 2 सब्सिडरीज है, से डी लिमिटेड एंड ई लिमिटेड, एफ लिमिटेड एंड जी लिमिटेड। तो ये हो गया आपका लेयर 1, ये हो गया लेयर 1, और ये हो गया लेयर 2। नॉर्मली देयर आर 2 लेयर्स अलाउड। ठीक है, बस हो गया, खत्म है, लास्ट 2 क्वेश्चन है, खत्म फिर। ठीक है, पीएफआईस के बारे में हम क्या ही पढ़ाएंगे आपको? पीएफआईस के बारे में प्यार से नोट्स में दिया हुआ है। पीएफआईस के बारे में 2 क्लॉज 72 में पीएफआईस के बारे में प्रॉपर्ली दिया हुआ है। LIC वगैरह ये सब दिया हुआ है। IRDI स्पेसिफाइड जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसमें 51% ज्यादा होल्ड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट अपन ने प्रॉपर्ली नोट्स में, तो फ्रॉम नोट्स लिखोगे ये। ठीक है, राइटिंग ये लिखोगे, राइट? ठीक है, आज का ये होमवर्क रहेगा आपका, पीएफआईस और ये वाला आंसर। ठीक है, और कॉर्पोरेट व्हील वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन लिखना है आपको। हाँ, बात कर लो, वापस से बातें कर लो बस। मैक्सिमम अभी के लिए तो 2 लेयर्स हैं, बट अगर आप जब इंटरमीडिएट में पढ़ोगे तब वो समझ में आएगा कि लेयर्स अगर किसी का पहले से ज्यादा है तो वो और लेयर्स एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, फिलहाल अभी यू कैन मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2 लेयर्स। ठीक है, 29 इज डन। 30 सर, ये तो बाय हाथ का खेल है हमारा। व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी एंड क्या क्या एग्जामिशन और प्रिविलेजेस मिलता है प्राइवेट कंपनी को? 2 क्लॉज 68 सर, इसमें तो हम मतलब फाड़ देंगे सर। इसमें क्या लिखा? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब। क्या रूल्स में कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ है? आंसर इज नो। एंड RLP याद है ना आपको? ठीक है, यस सर। और इस लिमिट्स में कौन कौन नहीं गिना जाता है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ प्रिविलेजेस भी आपको मैंने पढ़ा दिया। हाँ, ठीक है, डन। यस, 31 जो है सेक्शन नंबर 7 के बारे में बता रहा है। ठीक है,
सेक्शन नंबर 7। तो मैं आज 30 तक ही कराता हूँ। आई लेट जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट चेक कितने क्वेश्चन है, रुको। हाँ, और 46 तक है, इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही होंगे। देखो, गारंटी कंपनी वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ कुछ कराने हैं आपको, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 30 तक, हो गया था अपना क्वेश्चन नंबर 30 तक अपना खत्म कर दिया है पूरा। एक्चुअली 31 तक ही खत्म कर दिया हमने, ठीक है, 31 तक ही हो गया अपना, क्योंकि सेक्शन नंबर 7 आपको आता है। इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, पूरा एक लेक्चर डेडिकेट किया है इसके ऊपर, ठीक है। बात सेक्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 तक अपन ने कर लिया है। मैं गुवाहाटी से हूँ, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 तक करा दिया है। बाकी अपन लोग कल करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास में कौन सी है? अभी नेक्स्ट क्लास जो है, एक तो होगा रात को 9 बजे, जहां हम डिस्कस करेंगे सोगा का यूनिट नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर्स। सेकंड, कल हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का जो लास्ट एक्सेप्शन बचा हुआ है, उसको खत्म करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, उसको खत्म करने की कोशिश करें जितना भी अपन कर सकेंगे, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन रिपीट होएगा यहाँ पे। स्मॉल कंपनी 2 + 85, अगेन रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। तो सर कई सारे टॉपिक्स रिपीट होंगे, ये गलत है। 4 करोड़ एंड 40 करोड़ हो गया, ठीक है, नहीं अमेंडमेंट्स आ गया आपका, ठीक है। 35 अगेन रिपीट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो कल हो जाना चाहिए ये सारे सवाल भी, बट इन केस नहीं हुआ तो लेस चांसेस। हाँ जी सर, बताइए। यस, बस रख, हाँ ये सब कर लो। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, आई होप यू लाइक द क्लासेस, एंड लाइक कर देना वीडियो को एक बार के लिए। प्लीज कमेंट करना इफ यू फाइंड इट टू बी यूजफुल। जो जो क्वेश्चंस मैंने आप करवाए हैं, प्लीज उसको एक बार लिख लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए एक बार के लिए, ठीक है। टिल देन गाइस, टेक केयर एवरीबॉडी, ठीक है, टेक सम रेस्ट एंड डू वेल, डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, ठीक है, जस्ट स्टडी वेल। मैंने कहा, अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज। अदर्स कैन लीव, हु डोंट हैव एनी डाउट्स कैन लीव, लाइक करके जाना ब्लगर। और बाकी लोग जो है, तक मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, तक आप लोग जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हो मुझसे। देख लेता हूँ एक बार को। पार्टनरशिप, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अ सेक्शन कंपनी, पार्टनरशिप हाउ मेनी, समझा नहीं। इट इज नो लीगल एंटिटी। सर कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर देना, ठीक है। बाय बाय कशिश, आई होप कि आपको समझ में आ गया। मेरा मेरा है पार्टनरशिप, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप कंपनी जो है ना, दे कैन बी अ मेंबर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी लिखा हुआ है। हाउ मेनी पार्टनरशिप नहीं होता है, ठीक है। पार्टनरशिप जो फर्म है, दे कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो उसको एज अ मेंबर देखेंगे पार्टनरशिप फर्म को। क्वेश्चंस तो अभी आ जाएगा दक्ष, आपको नोट्स का आपको एक बार के लिए मेरे जो है ग्रुप से एक बार जो क्लासेस है ना, उसके फोटोज लेने पड़ेंगे, या फिर जब मैं वन शॉट करवाऊंगा आपको, तो उस वक्त में आपको एक बार ना वो करना पड़ेगा। आप एक बार अ, उस समय फोटो ले लीजिएगा या तो। यस, पार्टनरशिप कैन बिकम, नहीं नहीं, पार्टनरशिप कैन बिकम सेक्शन 8 नहीं, पार्टनरशिप कैन बी अ मेंबर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। एनी अदर कंपनी अगर वो सारे क्लॉजेस को पूरा कर रहा है, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि सबका क्लियर हो चुका है, एंड आई कैन एंड माय क्लास, ठीक है, एंड कर दूं। ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, फॉर्म का लीगल एंटिटी तो वैसे तो है ही, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है भाई, फॉर्म का अलग से तो है ही ना एंटिटी। फॉर्म एक एंटिटी तो है ही ना, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा ना, उसमें पढ़ लेना आराम से यार, टेंशन ही मत कर। वेलकम वेलकम। डायरेक्ट प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन है ना, वो तो मैं आज आपको कोशिश करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कराने का, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी ऐड कराने बोल दूंगा आपको, ठीक है। ओके देन गाइस, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।